नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन और स्वागत है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। और आज से फिर से एक बार रीस्टार्ट करने जा रहे हैं अपने 2020 सीरीज का आगाज जो है क्लास संख्या 19, जो 19 नंबर क्लास है उससे हम वापस रीस्टार्ट करने जा रहे हैं। नेट की क्लासेस जो हैं वो 5 यूनिट हो गई। बाकी कल जो नेट की क्लास नहीं आई उसका कारण है कि वो थोड़ा सा टाइप नहीं हुआ है मैटर, क्यों जब तक पीपीटी तैयार नहीं होगी तो क्लास लेने के लिए जो है मैं मजबूर हूँ नहीं लेने के लिए। तो कल हो सकता है तैयार हो जाए तो फिर कल या परसों वापस नेट वाली क्लासेस तो स्टार्ट करेंगे। साथ में ये क्लासेस जो हैं वो भी नेट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सबके लिए उपयोगी है। निश्चित रूप से आपको इन क्लासेस को देखना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, ये जो 19वीं क्लास है इससे पहले के 18 क्लासेस भी आपके नेट के एग्जाम में भी शानदार काम आएगी। बाकी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए तो ये विशेष उपयोगी है। हाँ, इन क्लासेस को इससे पहले जो अपन 18 क्लासेस लाइव पढ़ रहे थे, लेकिन अब लाइव नहीं ले पाएंगे क्योंकि लाइव के सिस्टम सेट नहीं बैठेगा। तो अपने जो है इसको रिकॉर्डिंग प्रीमियर लगाएंगे, लाइव प्रीमियर लगा के फिर देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम आगाज करते हैं आज पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन आपके सामने 61 नंबर इसलिए है क्योंकि इससे पहले जो है क्लासेस आ चुकी है जैसे, और इसमें क्रम यूं चल रहा है जैसे हमने सबसे पहले आदिकाल के 100 प्रश्न लिए और 100 प्रश्नों की व्याख्या करवा दी। ठीक है, लगभग 5 क्लास में। फिर हमने भक्ति काल लिया और भक्ति काल के जो 100 प्रश्न हैं उनकी व्याख्या करवाई 5 क्लास में। फिर रीति काल, ठीक है, रीति काल में भी सेम ऐसा ही 5 क्लास में। ठीक है, फिर आधुनिक काल, तो जो आधुनिक काल है उसमें 3 क्लास हो चुकी है, यानी 15 और 3 18 क्लास हो चुकी है। और अब जो चल रही है वो 19वीं क्लास है आज। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसकी व्याख्या करेंगे। श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया, यानी इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जिसका अनुवाद जो है वो ब्रज भाषा में किया? तो इसका उत्तर आप लोगों ने दे दिया होगा। देखिए, उजड़ ग्राम है, जासूस है, ऋतु संहार है और रस कलश है। ये 4-5 रचनाएं हैं। तो इसमें से ब्रज भाषा में जो किया था उसका उत्तर है सी। क्या उत्तर होगा? सी, श्रीधर पाठक, है ना। तो हम बात कर रहे हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक का जन्म कब हुआ? 1859 ईस्वी में हुआ। 1859 ईस्वी में श्रीधर पाठक, जिन्हें आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। श्रीधर पाठक, जिन्हें स्वच्छंदतावादी कवि कहा जाता है। स्वच्छंदतावादी कवि कहा जाता है। और अगर इसमें भी एक प्रश्न आ जाए कि इन्हें स्वच्छंदतावाद का जनक जो है किसने कहा है, तो वो कहा है एआरसी ने कहा है। स्वच्छंदतावाद का जनक किसने कहा है? एआरसी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें इनकी रचनाएं, तो रचनाओं में इंपॉर्टेंट देखो, इससे पहले एक चीज और है, इन्होंने जो है गांव को काव्य का विषय यानी गांव को काव्य का विषय बनाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? वो श्रीधर पाठक को ही जाता है। रचनाओं में अगर मुख्य रचनाओं की बात करें एक बार के लिए, तो देखो एकांतवासी योगी, क्या है? हाँ, एक सेकंड, इसको लिखते हैं वापस दोबारा। रचनाएं जैसे पहली है एकांतवासी योगी, ठीक है, ये रचना 1886 की है। कब की है? 1886 की, एकांतवासी योगी। दूसरी रचना है उजड़ ग्राम, जो कि ऊपर लिखी हुई है उजड़ ग्राम, ये 1889 में इसका अनुवाद किया गया था। उजड़ ग्राम, डेजर्टेड विलेज। और एकांतवासी योगी है ना, हरमिट का है क्या? ये हरमिट का, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरी है श्रांत पथिक। किस रचना का अनुवाद है? द ट्रेवलर। किसका अनुवाद है? द ट्रेवलर। कब किया था? 1902। और उसके बाद में जो किया वो ऋतु संहार का अनुवाद किया था। किस भाषा में? तो वो है, इसका उत्तर है ब्रज भाषा में किया था। किस में किया था? ब्रज भाषा में किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से
कौन सी एक रचना ब्रज भाषा में है। अगला सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है कि कौन सी एक रचना जो है ब्रज भाषा में, बताओ देखें। ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, अधखिला फूल, चोखे चौपदे या रस कलश, बताओ देखें। तो ये चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, ये तो किसके हैं, ये तो हैं अपने हरियोत जी के। और हरियोत जी जो हैं चोखे चौपदे, तो इसमें यूं याद रखना कि चोखे चौपदे 2 थे और चुभते चौपदे जो थे, चुभते चौपदे जो थे वो 4 थे। अब ये क्या सन है आपको पता करना है। मैंने 2 और 4 क्यों लिखा, आप जब रचनाओं को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इन रचनाओं का जो सन है, उसमें जिस रचना के सन में अंत में 2 आ रहा है वो चौखे हैं और चुभते हैं वो 4 हैं। यानी चौखी बातें तो 2 की, मगर चुभती बातें 4 की। इस तरीके से आप इनका सन भी याद रख सकते हो। हाँ, लेकिन हम बात कर रहे हैं कौन सी रचना ब्रज भाषा में। तो देखिए, ब्रज भाषा में रचना है रस कलश। रस कलश जो कि 1931 ईस्वी में लिखी गई इनकी एक रीति ग्रंथ संबंधी रचना है। ये एक रीति ग्रंथ वाली रचना है रस कलश, ब्रज भाषा में। किस भाषा में है, यह है ब्रज भाषा में। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन, गोल्डस्मिथ की कृति द ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया था। तो अभी ये तो बात हो चुकी है। ये तो एक तरह से ऐसे प्रश्न तो आते हैं ना, तो यूं मान लीजिए अपनी एक प्रैक्टिस करवा रहे हैं, रिहर्सल करवा रहे हैं, है ना, कि हाँ भाई ये तो हम पढ़ के आए। तो ये तो आप सिंपल सा उत्तर दे दोगे, श्रीधर पाठक। चलिए, श्रीधर पाठक के अगर अपन बात करें कुछ मौलिक रचनाओं के बारे में, अगर आ ही गए हैं तो कुछ हम नया सीख के जाएंगे मौलिक रचनाओं के बारे में। तो मौलिक रचना में आपने सुना होगा मनोविनोद। कौन सी रचना सुनी होगी, मनोविनोद। मनोविनोद जो रचना है वो इनकी 3 भागों में है। कितने भागों में है, मनोविनोद जो रचना है वो इनकी 3 भागों में है। इसके अलावा जो दूसरी रचना है गुणवंत हेमंत, पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था गुणवंत हेमंत, और मुझे याद है ना, ये कोई बड़ाई की बात नहीं है, मुझे याद है कि मैंने इस रचना को बार बार जब करवाते समय एक बात बोली थी कि जैसे नव भक्तमाल है, गुणवंत हेमंत है, ये रचनाएं आपको जरूर देंगे, वो कंफ्यूज जरूर करेंगे। तो ध्यान रखना, गुणवंत हेमंत, इसे खड़ी बोली की प्रथम रचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खड़ी बोली की प्रथम रचना, खड़ी बोली की प्रथम रचना। अब अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि सर वो खड़ी बोली की प्रथम रचना तो इनकी एकांतवासी योगी है ना, एकांतवासी योगी खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक है, मगर जो रचना है वो है गुणवंत हेमंत। फिर 3 नंबर पे हम बात करें तो 3 नंबर पे जो रचना की बात करेंगे, जैसे जगत गोसाई सार, है ना, जगत गोसाई सार, है ना, जगत है कच्चा तनिक, जगत है कच्चा तनिक न सच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, वो इसी की लाइन है, जगत गोसाई सार, ये भी इनकी रचना है। इसके अलावा बात करें 5 नंबर रचना, तो 5 नंबर पे हम लिख लेंगे कश्मीर सुषमा। क्या है, कश्मीर सुषमा, ये इनकी मौलिक रचनाएं हैं। ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें 6 नंबर पे तो सुसंदेश, हाँ क्या रचना है, सुसंदेश, ये रचना भी इनकी है मौलिक रचनाओं में। और इसके अलावा तो कौन सी होगी, एक रचना और इंपॉर्टेंट है, एक रचना और इंपॉर्टेंट है, 7वीं रचना भारतोत्थान। कौन सी रचना है, भारत का उत्थान, भारतोत्थान, ये भी ठीक है। 8वीं रचना अगर मैं बात करूं, एक रचना और भी है, सांध्य अटन। कौन सी रचना है, सांध्य। तो ये इस प्रकार से और भी रचनाएं हैं 2-4, लेकिन ये रचनाएं वो रचनाएं हैं जो पेपर की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और श्रीधर पाठक की मौलिक रचनाओं के अंतर्गत आती है। चलिए आगे, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किस विद्वान का है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य, यह कथन किस विद्वान का है, बताओ देखें, यह कथन किस विद्वान का है। तो इसका उत्तर आप लोगों ने अब तक तो दे दिया होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसका है ये, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, एमपीडी, क्या बात कर रहे हैं हम, एमपीडी, हम एमपीडी की बात कर रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिसे राहुल साकरात्यायन ने महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिसे चतुर्माली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चतुर्माली कहा जाता है, चतुर्माली कहा जाता है। किसने कहा, चतुर्माली कहा, किसने कहा, राहुल साकरात्यायन ने कहा। क्या कहा, राहुल साकरात्यायन ने इन्हें चतुर्माली कहकर पुकारा है ना। इसके अलावा इनकी रचनाएं जो है तो बड़ी शानदार रचनाएं हैं। मंजू, काव्य मंजूषा, क्या है, मंजूषा। मंजूषा और सुमन 2 बहनें थी, दोनों अबलाएं थी, है ना, अबला विलाप, दोनों अबलाएं थी, दोनों कन्याएं थी, इसीलिए कान्य कुब्ज, दोनों महिलाएं थी,
इसीलिए महिला मोद। लेकिन कलाप करती रहती थी कविता कलाप। बोला कलाप किसके लिए करती थी? बोला कलाप तो एक ही चीज के लिए होता है, संपत्ति शास्त्र। तो संपत्ति शास्त्र के लिए कलाप करते हैं। तब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, नागरी तेरी यह दशा, नागरी तेरी यह दशा। तो ये रचनाएं किसकी हैं? ये एमपीडी की रचनाएं हैं। मंजू और सुमन दो बहनें थी, दोनों कन्याएं थी, दोनों अबलाएं थी, दोनों महिलाएं थी, कलाप करती रहती थी किसके लिए? संपत्ति के लिए। इसीलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, नागरी तेरी यह दशा। तो ये याद हो सकता है आपको अगर करना चाहो तो। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? इसका उत्तर आप लोगों ने अब तक दे दिया होगा। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे जो है जागरण काल कहकर संबोधित किया है। आगे चलते हैं। इन निम्न में से कौन सा छायावादी काव्य का लक्षण नहीं है? यानी चार में से 3 लक्षण है, एक लक्षण छायावादी काव्य का नहीं है। बताओ देखिए कौन सा लक्षण नहीं? छायावादी काव्य में रहस्यवादी प्रवृत्ति है। बिल्कुल साहब, छायावादी काव्य में रहस्यवादी प्रवृत्ति है, और वो महादेवी वर्मा में, जयशंकर सब में मिलती है। लेकिन महादेवी वर्मा तो रहस्यवाद के अंदर डूबी हुई है, उसे बाहर ही नहीं आती है। छायावादी काव्य प्रेम है, सौंदर्य है एवं प्रकृति का काव्य। बिल्कुल, वहां प्रेम भी है, वहां सौंदर्य भी है, और वहां प्रकृति चित्रण भी देखने को मिलता है। छायावाद में सूक्ष्मता के स्थान पर स्थूलता को महत्व दिया गया है। नहीं साहब, स्थूलता का मतलब तो था द्विवेदी युग। स्थूलता का मतलब होता है द्विवेदी युग, और सूक्ष्मता का मतलब होता है छायावाद। यानी इसको यूं कहना चाहिए, छायावाद में स्थूलता के स्थान पर जो है वो सूक्ष्मता को महत्व दिया गया। सिर्फ और सिर्फ क्या बदल दिया? क्रम बदल दिया, है ना। छायावाद में स्व अनुभूति की प्रधानता बिल्कुल है। जयशंकर प्रसाद के आंसू काव्य में, निराला की राम की शक्ति पूजा के अंदर, है ना, महादेवी वर्मा की सांध्य गीत के अंदर, और पंत की कौन सी रचना है जिसमें, हाँ, पंत की लोकायतन। लोकायतन तो गांधी के जीवन से संबंधित है। पंत की रचना मुझे याद नहीं आ रही। उसमें इन चारों रचनाओं में क्या है? खुद की अनुभूतियों का जो है उभारा गया है सामने। तो खैर इसका उत्तर तो क्या होगा? 66 में हो जाएगा सी। आइए, छायावाद का घोर समर्थक पत्र, ऐसा पत्र जिसने छायावाद को जो है वो सपोर्ट किया था, वो पत्र कौन सा था? बताओ देखिए, है ना, ऐसा कौन सा पत्र था जिसने छायावाद को समर्थन किया था? तो वो था मुंशी प्रेमचंद का, मुंशी प्रेमचंद का जागरण। क्योंकि देखिए, छायावाद, मुंशी प्रेमचंद भी तो एक छायावादी लेखक हैं। अब हम तो क्या है कि मुंशी प्रेमचंद को जो है जो गद्य में पढ़ते हैं, लेकिन गद्य में भी मुंशी प्रेमचंद का काल कौन सा था? छायावाद का काल ही तो था। जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, ये छायावादी तो हैं। तो ये छायावादी लेखक हैं, इसीलिए छायावाद का इन्होंने समर्थन किया था। और जागरण जो इसका घोर समर्थक है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो किस कृति पर मिला था? बहुत अच्छा प्रश्न है। महादेवी वर्मा को छायावाद जो है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? सांध्य गीत, निहार, सुखदा, यामा। बताओ। तो इसका उत्तर तो आप लोगों ने फट से दे दिया होगा सर, यामा पे मिला था। किस पे मिला था? यामा। लेकिन अब यामा में है क्या? कौन कौन सी रचनाएं? तो देखिए, यामा में है निहार, यामा में है निहार रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, क्या है? सांध्य गीत, और दीपशिखा, और दीपशिखा। ये रचनाएं तो है यामा के अंदर, या नहीं है? या गलत बता रहा हूं क्या सर? आप तो गलत बता रहे हो। अच्छा चलिए, अब ये कब लिखी? 1930 में लिखी। ये कब लिखी? 1932 में लिखी। ये कब लिखी? 1935 में लिखी। ये कब लिखी? 1936 में लिखी। ये कब लिखी? दीपशिखा। अब बताओ इसका उत्तर, फटाफट इसका उत्तर दो कि दीपशिखा जो है वो कब लिखी थी? 42 में लिखी थी, 1942 में लिखी थी, या नहीं लिखी थी? बताओ देखें। चलिए, अब बात आती है आप लोगों को एक एक प्रश्न जो इस बार थोड़ा सा चल रहा है कि ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, मान लो अवधारणात्मक प्रश्न में तो जरूर पूछा जा सकता है। निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य की, दीपशिखा, इसमें किसमें कितने गीत हैं? तो देखो, निहार में 47 गीत हैं। कितने गीत हैं? 47 गीत। अब जैसे 47 गीत है। रश्मि में है 35 गीत। कितने हैं? 35 गीत हैं। जबकि निर्जा में है 58 गीत। कितने हैं? 58 गीत। और जो लास्ट है सांध्य गीत में कितने गीत हैं? 45 गीत है। कितने गीत है? 45 गीत है। अब प्रश्न क्या बनता है कि भाई जो निहार है, निहार की जो भूमिका लिखी थी, निहार की भूमिका जो लिखी थी वो हरिओद ने लिखी थी। किसने लिखी थी? हरिओद ने लिखी थी। जबकि रश्मि जो है वो इनकी बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है।
किससे है? बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। ठीक है, निहार रश्मि निर्जा, और इस निर्जा के अंदर जो है इसमें बिना शीर्षक के गीत हैं, यानी शीर्षकों का कोई शीर्षक नहीं है, बिना शीर्षक के जो हैं वो गीतों का संकलन जो है वो है क्या है? निर्जा। अब मान लो आपको कोई लगे कि सर इसमें हमने तो ये पढ़ा है वो पढ़ा है, तो ऐसी अगर मान लो कोई छोटा मोटा विरोधाभास कभी आ भी जाए, क्योंकि देखो इतनी किताबें हैं, तरह तरह की किताबें हैं, कोई कोई सी किताब पढ़ रहा है, कोई कोई सी, तो आपको अगर ऐसा कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर दिया करो, सर प्रश्न संख्या 68 और इसमें थोड़ा सा मुझे ये डाउट है। तो आप तो क्या है कि खाली समय में बैठे कभी कमेंट आपके देखे तो उस दौरान क्या करेंगे, आपको संतुष्टि भाई वो कहते हैं संतुष्टि प्रदान करेंगे कि भाई हाँ नहीं हमने जो बताया वो सही है। ठीक है, और आपका सही होगा तो हम लिख देंगे भाई ये सही है ये गलत है। चलिए, छायावाद का केंद्रीय भाव क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। छायावाद का केंद्रीय भाव क्या है? कल्पना की भरमार, सूक्ष्म प्रकृति पर्यवेक्षण, मानवतावादी जीवन दृष्टि और नए छंदों का प्रयोग। तो इसका उत्तर भी आपने बहुत अच्छे से दे दिया होगा। इसका उत्तर आप लोगों ने दिया होगा मानवतावादी जीवन दृष्टि। और कैसे नहीं दोगे, इसका उत्तर तो देना पड़ेगा, क्योंकि इसी शब्द को अगर लें तो आप जानते हैं एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा गया था कामायनी। कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा गया है। मानवता का रसात्मक इतिहास कहा गया। और कहने वाला कौन था? कहने वाले थे डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी ने इन्हें मानवता का रसात्मक इतिहास कहकर पुकारा था। इसलिए ये जो है वो श्रेष्ठ रचना है कामायनी, मानवता का रसात्मक इतिहास, नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था। अब देखो, विशेषताओं का भी एक अपना रोल होता है, आपको विशेषताएं पता होनी चाहिए। जैसे भाई छायावाद में जैसे मान लो अपन बात करें, चलो ये तो छायावाद चल रहा है, जैसे द्विवेदी युग की बात करें, एकदम से मैं द्विवेदी युग की विशेषताएं, तो 5 बड़ी विशेषताएं देखते हैं, आप में से कौन बता पाता है? द्विवेदी युग की 5 बड़ी विशेषताएं बताओ, देखें बताओ। देखो, एक तो हो गई, क्या हो गई? राष्ट्रीय भावना का उदय। अब जैसे ही ये विशेषता लिखी आएगी तो आपको दिमाग में आएगा कि भाई ये विशेषता जो है वो किस काल की हो सकती है ना, ये जरूर आएगा। दूसरी विशेषता आ गई, मान लो कि इतिवृत्तात्मकता, ये भी किसकी विशेषता है? ये द्विवेदी काल की विशेषता है। तीसरी जैसे सामाजिकता की भावना, ये भी किसकी विशेषता है? द्विवेदी का। आपको भले कोई सा भी काल पढ़ रहे हो, लेकिन जैसे ही मान लो एकदम से पीछे वाला क्वेश्चन पूछे तो याद अगर आ रहा है, इसका मतलब आपका माइंड एकदम क्लियर है ना। चौथी विशेषता पूछे तो नारी की गरिमा और उसकी महत्ता पर, दोनों पर विचार किया गया है ना। नारी को अब जो है एक मतलब प्रतिष्ठित स्थान दिया गया साहित्य के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जैसे आदर्शवाद की प्रतिष्ठा, इसके अलावा जैसे प्रकृति वर्णन है ना, प्रकृति वर्णन है। ठीक है, इसके अलावा जैसे 7वीं है हास्य व्यंग्य की, हास्य और व्यंग्य भी यहां पर जो है भरपूर रूप में दिखाई देता है। इसके अलावा जैसे मान लो रूढ़ियों और प्राचीन परंपराओं का चित्रण है ना। इस तरह से आपको कभी भी कोई सा भी काल पढ़ रहे हो, लेकिन आपको हर काल की कुछ विशेषताएं पता होनी चाहिए। आगे हम छायावाद की विशेषताओं पर भी बात कर लेंगे, है ना। आगे चलते हैं। सुमित्रानंदन पंत किस दर्शन से प्रभावित थे? प्रश्न बहुत अच्छा है लेकिन ज्यादा टफ नहीं है। शैव दर्शन, अरविंद दर्शन, अद्वैत दर्शन। तो देखो, शैव दर्शन से जो प्रभावित थे उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। कौन थे? जयशंकर प्रसाद। अरविंद दर्शन जो प्रभावित थे उससे प्रभावित थे सुमित्रानंदन पंत। अद्वैतवाद से प्रभावित थे निराला। और बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी महादेवी वर्मा। बौद्ध दर्शन में भी इन्होंने किस चीज को चुन रखा था? दुखवाद। किसको चुन रखा था? दुखवाद को चुन रखा था। सिंपल सा क्वेश्चन, उत्तर मिल गया हमें। अब आइए, कवि पंत की, सुमित्रानंदन पंत की निम्नलिखित काव्य कृतियों को कालक्रम के अनुसार सेट करो। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में, तो माना कि आप बहुत होशियार हो, माना x बराबर 100 रुपए,
माना कि आप बहुत होशियार, इस तरह की रचनाओं में आपको सबसे पहले लिख लेना चाहिए कि जैसे मान लो इनकी रचनाएं, उच्छ्वास, ग्रंथि, है ना, वीणा, पल्लव और गुंजन, ये सारी इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं, आप सब जानते हैं। अब इनके सन, सबसे पहले इनके सन जो है, उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, ये 1927, ये 1928 और ये हो गया 1932। ये लो साहब। अब देखो उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन कहां आ रहा है? ग्रंथ, देखो अब ये क्यों लिखना पड़ता है, बात को समझना इसको जरूर। अब हम क्या करते हैं कि इसको ढूंढते हैं कि ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत ऐसे आ रहा है, अरे सर क्या करें। हाँ, इसके बाद जो आएगी वो युगांत ही आएगी। कौन सी रचना आएगी? युगांत। अब आप आराम से देखो, यहां क्या कहते हैं उसे, हाँ, गुंजन, युगांत, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, पल्लव, ग्रंथि, युगांत, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत। अब इस प्रश्न में दिक्कत आपको देखना है, ग्रंथि है, पल्लव 28 है और गुंजन जो है 32 है, यानी 20, 27, 32। ग्रंथि, वीणा, गुंजन का क्रम कहां बैठ रहा है? ग्रंथि, वीणा, गुंजन। तो ग्रंथि, यहां पल्लव बीच में आ गई, वीणा तो है ही नहीं, सॉरी, पल्लव ही है। ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, 20 ग्रंथि, पल्लव और गुंजन। तो ग्रंथि, पल्लव और गुंजन ये बैठा, यहां बैठ गया, बस इसका उत्तर हमने सीधा कर दिया, टेंशन होगी ही नहीं। और कई बार क्या होता है कि आगे ऐसा एक प्रश्न मैं दूंगा, उस प्रश्न में ये होगा कि आप जब इस तरह से देखोगे तो आपको लगेगा नहीं ये तो सारे ऑप्शन गलत है, जबकि क्या होता है कि क्रम उल्टा चलता है। यहां मान लो ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन इस तरह चलता है, जैसे है ना ये चल रहा है, देखो ये काव्य करते कालक्रम के अनुसार सेट कर दिया, ठीक है, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन और फिर उसके बाद युगांत आ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। युगांत बीच में नहीं आएगी ना, यहां एंड में है लेकिन यहां गड़बड़ कर दी, यहां है ग्रंथि, गुंजन, पल्लव, नहीं, ग्रंथि, गुंजन, पल्लव हो ही नहीं सकता, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 71 में सी। अब आप देखो कि भाई इसमें फिर भी कोई त्रुटि रह रही है क्या, जो मेरे पकड़ में नहीं आ रही हो, ऐसा देखना। हालांकि हमने सही ढंग से कर लिया। किस रचना में छायावाद का अंत, है ना। अब आप कहोगे सर युगांत जो है वो कब की है, ये मान लो प्रश्न आ जाए, तो युगांत 36 की है, क्योंकि 1936 में मुंशी प्रेमचंद का निधन होता है ना। तो मैं इस चीज को यूं जोड़ के रखता हूं कि जब मुंशी प्रेमचंद का निधन होता है तो एक युग का अंत होता है, और मुंशी प्रेमचंद ने युगांत लिखी। हालांकि वो लिखना ये चाह रहे हैं, युगांत जो है वो छायावाद की अंतिम रचना मानी जाती है, यानी उसमें प्रगतिवादी तत्व जो है उभर कर सामने आने लग जाते हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से, किस रचना में छायावाद का अंत है और प्रगतिवाद का उदय मिलता है? तो वो रचना कौन सी होगी? वो रचना होगी युगांत, जिसका सन है 1936। अब आप देखो 1936 में इसका भी क्रम याद रखो, ये सारी युगांत है, उसके बाद में युगवाणी है ना, और उसके बाद में ग्राम्य है, ठीक है। तो अब युगवाणी जो है ये 1939 की है, और ग्राम्य जो है वो 1940 की है, और युगांत जो है 1936 की है। तो आप भले ही 3 रचनाएं याद कर रहे हो, आप 10-15 मिनट बैठे बैठे, लेकिन उनको ऐसा याद करो कि दोबारा देखने की आवश्यकता न पड़े। 73 नंबर क्वेश्चन, असंगत युग्म को छांटिए। महादेव वर्मा निहार, रामेश्वर करुण अंचल कर्णफूल, हरिवंश राय बच्चन मधुबाला, नरेंद्र शर्मा मिट्टी और फूल। सिंपल सा लॉजिक है। तो देखो महादेव वर्मा के निहार है, रामेश्वर करुण अंचल कर्णफूल, तो कर्णफूल नहीं है, तो आपको हरिवंश राय बच्चन की मधुबाला है, नरेंद्र शर्मा की मिट्टी और फूल है, ठीक है, ये नहीं है। अब आप कहोगे सर ये किसकी है? ये है नरेंद्र शर्मा की। किसकी है? नरेंद्र शर्मा की, ठीक है, इसका उत्तर। अब नरेंद्र शर्मा का सेम ऐसी एक रचना है शूल फूल, एक ऐसी की रचना और है शूल फूल, ऐसी एक रचना इनकी और है पलासवन। कौन सी रचना है? पलासवन, शूल फूल, पलासवन, और एक और है हंसमाला है शायद, हंसमाला, मिट्टी और फूल तो आ गई, हाँ ये रही मिट्टी और फूल तो आई गई। एक रचना और है हंसमाला में, जहां तक थोड़ा सा चेक कर लेना, जहां तक मुझे सही याद है, हंसमाला भी जो है वो इन्हीं की रचना है, हंसमाला। कर्णफूल, शूलफूल, पलासवन, हंसमाला, ये सारे जो रचनाएं हैं ये किसकी है? ये नरेंद्र शर्मा की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? सेम इसी तरह की रचना आ गई, पंत उच्छ्वास, प्रसाद झरना, निराला अनामिका और महादेवी वर्मा लहर। तो लहर तो है ही नहीं,
लहर किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है ना। और इसका क्रम भी आपको पता होना चाहिए, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। झरना, आंसू, लहर, कामायनी। तो झरना कब की है? 1900। झरना कब की है? 1918 में। आंसू कितने पड़े थे? 1925 में। लहर 1933 में। और कामायनी जो है वो 1935 की रचना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कवियों को कालक्रम के अनुसार सेट कीजिए। तो इसमें भी सिंपल सा लॉजिक है। देखो आप, प्रसाद, जैसे निराला, निराला का जन्म जो है वो हुआ था 1899। पंत जो है पूरे 1900 में है, पूरे 1900 में है। पंत जो है पूरे 1900 में है। प्रसाद जो है 1889 है। और महादेवी वर्मा 1907 है। अब आप सेट कर लो। सबसे पहले तो निराला निराला है, उसके बाद में, नहीं सबसे पहले निराला कहाँ हुआ? जयशंकर प्रसाद, जैसे प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी। प्रसाद, निराला, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी। प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी। ये रहा, ये ऑप्शन रहा, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी। इस तरह के क्वेश्चन को आप अपने रफ कॉपी में या रफ कार्य में एक बार खुद सेट करके फिर टिक लगाएं। ऐसे प्रश्न अगर एग्जामिनर बार बार देता है, नेट या एग्जामों में ऐसे प्रश्न रिपीटेड होते हैं, तो इसके पीछे ये नहीं है कि वो आपको है ना फंसाना चाह रहा है, बल्कि इसके पीछे ये है कि आप 100% ऐसे क्वेश्चन में जो है गलती करोगे ही करोगे। जैसे कल आप सबको सूचना है, कल एक जैसे टेलीग्राम पे मैंने डाला था, यूट्यूब पे भी एक वीडियो डाला था, शॉर्ट डाला था, उसमें ऑफलाइन टेस्ट हुआ। उसमें बहुत अच्छा प्रश्न पूछा हुआ था, है ना, बहुत अच्छा पूछा हुआ था कि वर्ण रत्नाकर के संपादन कर्ता कौन है? ऑप्शन ए ज्योतिरीश्वर ठाकुर, है ना, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ऑप्शन बी दामोदर शर्मा, दामोदर शर्मा। ऑप्शन सी मान लो दे दिया था भट्ट केदार, भट्ट केदार। और ऑप्शन डी था सुनीति कुमार चटर्जी। यकीन नहीं हो तो इसको टेलीग्राम पे अभी जाओ और इस प्रश्न को देख लो। ये था प्रश्न, पूछा हुआ था कि वर्ण रत्नाकर के संपादनकर्ता कौन है, और अधिकांश लेखक ने वर्ण रत्नाकर, अच्छा ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ये मिल गए, जबकि ये गलत था। ये संपादनकर्ता पूछ रहा था, संपादनकर्ता जो थे वो सुनीति कुमार चटर्जी थे, ये तो इसके लेखक हैं। हम यहां तक पहुंचते ही नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी कमी होती है। प्रश्न को पूरा ध्यान से पढ़ोगे तो शानदार। कल फर्स्ट रैंक करने 97, 95, कल 26 स्टूडेंट 90 से पार रहे, इसका मतलब मेहनत अच्छी चल रही है। और जो लोग ये वो बात बोलते हैं कि कल कमेंट कर रहे थे, टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे, सर आप जब देखो ऑफलाइन वालों का ना डींगे हाँकते रहते हो, ऑनलाइन वालों के लिए कुछ करते नहीं। ऑनलाइन वालों के लिए क्या करें? ऑनलाइन वालों के लिए हमने पूरा कोर्स पहले दिया था, 105 क्लास। क्या आप लोगों ने देखी? नहीं देखी सर, टाइम नहीं मिलता सर। आप लोगों को नेट की क्लासेस दे रहे हैं, क्या आप ले रहे हो? नहीं ले रहे। क्या आपने व्याकरण पूरी कर ली? नहीं की। अभी आज इस क्लास में देख लीजिए आप लाइव कितने आ रहे हैं। पढ़ना अगर आप लोग चाहोगे तो मजबूरी से हमें आना पड़ेगा कि नहीं नहीं पढ़ाना ही पड़ेगा। इस ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो रेगुलर आ रहे हैं, और अगर हम नहीं तोड़ेंगे, अगर टीचर ही इस प्रकार, तो हमारी जो एक नैतिकता है ना वो खुद हमें धिक्कारेगी कि आप रेगुलर नहीं आ रहे, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। बच्चे कितने आ रहे हैं? 83,000 में से 83,000 बच्चों में से 83 बच्चे नहीं आ रहे। तो फिर लाइव आने में फिर हम भी सोचते हैं कि चलो पढ़ तो नहीं रहे, चलो आज कोई काम आया हुआ है, वो काम हमें इस क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आने लगता है। और वहीं अगर यहाँ पे 200, 400, 500 बच्चे अगर रेगुलर पढ़ने आ रहे हैं तो हमें लगता है नहीं, काम बाद में कर लेंगे, पहले 500 स्टूडेंट वेट करेंगे, दिमाग खराब है क्या? ये होता है। तो आप नैतिक रूप से हमें कमजोर कर रहे हैं, और जब आप नैतिक रूप से हमें कमजोर करोगे, मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर करोगे, तो हम सोचेंगे चलो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम वही बात होगी। तो इसलिए बोल रहा हूं कि ये लीजिए, मैंने आज एक रीस्टार्ट कर दिया। आप पढ़ें रेगुलर, आप रेगुलर पढ़ के देखो, देखते हैं कौन लाइव नहीं आता। इसलिए नाचन जानू आंगन टेढ़ा वाली बात ना करें। अगर पढ़ना चाहते हो तो अच्छी क्लासेस में दूंगा, नियमित पढ़ते रहो। नहीं पढ़ना है तो भले ही ऑफलाइन वालों से ईर्ष्या करते हो। ऑफलाइन क्या है, उन पे तो मेरा पूरा ध्यान रहता है, डांट फटकार। आपको कैसे डांटूं, कैसे फटकारूं आप लोगों को? सामने हो नहीं, मुझे क्या पता कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। और ऐसे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि सर ऑनलाइन वालों की तरफ ध्यान नहीं देते हो, जो कभी भी मुझे लाइव दिखाई नहीं देते, उनका क्या करें?
यही चीज होती है, नाचन जानू आंगन टेढ़ा। पढ़ोगे, मैं पढ़ाने के लिए आऊंगा, रेगुलर आऊंगा, ये मेरी गारंटी है। मोदी की गारंटी है ना, वैसे ही अपनी भी गारंटी है। पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर ये होगा कि चलो वैकेंसी नहीं है, बच्चे ही नहीं पढ़ना चाहते। ये चीज मत करो। तुम लोग आओ, इस क्लास की वैल्यू समझो कि पहले दिन मतलब कम से कम, अरे 83,000 में से 1,000 स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो कि हम रेगुलर पढ़ेंगे सर, ईमानदारी से पढ़ेंगे। देखो तो सही, कुछ तो यहां समर्पण करवाते करवाते 100 में से 55 प्लस बच्चों में समर्पण आ गया। और मुझे तलाश है अभी तक 100 बच्चों की ऑफलाइन में जो वास्तव में सिलेक्शन देने के उत्तराधिकारी हैं, जिन पर पूरा वर्क करेंगे। इनको बोल रखा है कि परीक्षा से पहले एक बार और आपको ढंग से रिवीजन करवा देंगे। क्यों करवा देंगे? क्योंकि ये पढ़ने वाले हैं, ये सिलेक्शन देंगे। आप अगर पढ़ने वाले हो, रेगुलर आओ, मैं आप लोगों के लिए उतना ही समय दूंगा जितना इनको दे रहा हूं, ये मैं वादा करता हूं। है हिम्मत तो आ जाओ कल से लाइव। चलिए 76, असंगत युग्म जो है वो कौन सा है? असंगत युग्म जो है वो कौन सा है? देखिए, मधुकण भगवती चरण वर्मा, करील रामेश्वर शुक्ल अंचल, रक्तचंदन नरेंद्र शर्मा, विक्रमादित्य उदयशंकर भट्ट। तो इनमें से कौन सी रचना जो गलत है? तो बताओ। देखें, उत्तर मिल गया। चलिए, आपको नहीं मिला तो देखिए, ये उत्तर है विक्रमादित्य, जो कि एक 44 सर्गों में रचना है। कितने सर्ग हैं इसमें? 44 सर्ग है। ये है, इसके लेखक का नाम है गुरु भक्त सिंह। गुरु भक्त सिंह, गुरु भक्त सिंह की 2 ही रचनाएं हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी, ये तो है इनकी पहली रचना, और दूसरी रचना इनकी है नूर जहां। कौन सी रचना है? नूर जहां, जिसमें 18 सर्ग है। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग। तो ये लेखक हैं गुरु भक्त सिंह। कौन है? गुरु भक्त सिंह। ये जो है ये गलत है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। उसके बाद 77, छई रोमांस का कवि कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। छई रोमांस का कवि कौन है? तो देखो, छई रोमांस का कवि जो है वो है अपने बच्चन जी। लेकिन बच्चन जी को कहा किसने? तो बच्चन जी को कहा हेतु भारद्वाज ने। भारद्वाज, हेतु भारद्वाज ने इनको कहा। इन्होंने इनके काव्य को कुंठा का काव्य कहा है। कुंठा का काव्य कहा है। इसी अलावा जैसे ये छई रोमांस के कवि हैं, ऐसे ही एक नियतिवादी कवि हैं। कौन से हैं? नियतिवादी कवि। नियतिवादी कवि कौन है भाई? भगवती चरण वर्मा को नियतिवादी कवि कहा जाता है। एक प्रश्न में आपके मैं 5-5, 6-6 प्रश्न कवर करा रहा हूं। भगवती चरण वर्मा को नियतिवादी कवि कहा जाता है, जबकि इनको छई रोमांस का कवि कहा जाता है। और तीसरे नंबर पे एक और आता है प्रेम व रोमांस का कवि। प्रेम व रोमांस का कवि ये कौन है? तो ये है रामेश्वर शुक्ल, है ना। रामेश्वर शुक्ल जो हैं, इन्हें प्रेम व रोमांस का कवि कहा जाता है। बाकी ये ध्यान रखना, हेतु भारद्वाज ने इनको छई रोमांस का कवि कहा था और उनके काव्य को कुंठा का काव्य कहकर पुकारा था। छायावादी कवियों में सबसे ज्यादा अगर रहस्यवादी भावना है वो किसमें पाई जाती है? अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा रहस्यवादी भावना किसमें पाई जाती है, तो इसका उत्तर आप बिल्कुल सही दे रहे हो। इसका उत्तर होगा महादेवी वर्मा जो है वो रहस्यवाद में ऐसी डूबी कि उसे बाहर ही आना पसंद नहीं करती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा गलत नहीं है? यानी यहां कौन सा जोड़ा गलत नहीं है? बताओ। देखें तो देखो, अभी आप ये पढ़ के आए, ये किसकी है? ये नरेंद्र शर्मा की है। किसकी है? और हां, ये किसकी है? बच्चन की है, ठीक है। और ये तो इसी की है, 79 में तो बी ही होगा। और बच्चन, ये प्रभात फेरी किसकी है भाई? ये आप लोग बता दो, ये प्रभात फेरी किसकी है? बाकी ये तीनों रचनाएं जो है ये तीनों गलत हैं और ये एक सही है, प्रभात फेरी। ये बताओ। देखें 79, ठीक है। चलिए, आज की कक्षा का लास्ट प्रश्न, निरालाकृत तुलसीदास, निरालाकृत तुलसीदास किस प्रकार का काव्य है? निरालाकृत तुलसीदास किस प्रकार का काव्य है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले प्रगीत, प्रबंध काव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य। तो इसमें से आप उत्तर दोगे। तो देखिए, सबसे पहले तुलसीदास के बारे में जानो। तुलसीदास क्या है? इसमें छंद कितने? 101 छंद हैं और यह एक खंड काव्य है। कौन सा है? खंड काव्य। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कब लिखा गया था? ये 1938 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है।
इसमें किस चीज का वर्णन है? इसमें तुलसीदास के गृह त्याग का वर्णन है। तुलसीदास के गृह त्याग का वर्णन है। अगर ये पूछ लिया जाए कि इसमें हाँ, निराला जिसे महाप्राण निराला कहा जाता है, किसने कहा? गंगा प्रसाद। किसने कहा? गंगा प्रसाद ने कहा। किसने कहा? गंगा प्रसाद। इसे जो है छायावाद, निराला को इसे गलत बोला, छायावाद का महेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छायावाद का महेश। इन्हें जो है मुक्तक छंद का प्रवर्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुक्तक छंद का प्रवर्तक कहा जाता है। इनकी जो अगर प्रसिद्ध रचनाओं की अगर हम बात करें, इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में जैसे है कुकुरमुता, है ना, कुकुरमुता है इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में। आराधना है, क्या है? आराधना है, ठीक है। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में बेला है। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में नए पत्ते हैं, है ना। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में गीत गूंज है ना, गीत गूंज। अब इसमें भी एक चीज बहुत अच्छी निकल के आ जाती है, वो ये निकल के आ जाती है, इनकी जो 3 रचनाएं हैं, अर्चना, आराधना, ठीक है, और जो है गीत गूंज, ये गीत गूंज, ये जो 3 रचनाएं हैं, ये जो तीन रचनाएं, ये तीनों के तीनों इनके गेय काव्य हैं। ये कैसे काव्य हैं? ये तीनों इनके गेय काव्य हैं। तो तुलसीदास 101 छंद हैं इसमें। 1938 तुलसीदास के गृह त्याग का वर्णन किया गया है। इन्हें महाप्राण निराला, मुक्तक छंद का प्रवर्तक, है ना, मुक्तक छंद को रबर व केंचुआ छंद भी कहा जाता है। इनको छायावाद का महेश कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में कुकुरमुता, आराधना, बेला, नए पत्ते, गीत गूंज आती है, जिसमें से अर्चना, आराधना, गीत गूंज जो है इनके गेय काव्य है। तो ये आपके हो गए 20 प्रश्न, और उम्मीद करता हूं कि 20 प्रश्न जो है वो शानदार तरीके से हुए होंगे, और आपको जो है इस रीस्टार्ट से काफी अच्छा लगा होगा कि चलो अब हमारी भी तैयारी स्टार्ट हो गई। तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड वाले और जो नेट वाले हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि आप लोग रेगुलर रहो। मैं ऑनलाइन आपका पूरा साथ दूंगा। आप लोगों की ओर से अगर जरा भी लापरवाही हुई, उसका फर्क यहां पड़ेगा। आप लोग सीरियस देखो, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, है ना। आपको याद होगा सेकंड ग्रेड का एग्जाम जब रद्द हुआ था पिछली बार, तो सेकंड ग्रेड का एग्जाम जब रद्द हुआ था, उस वक्त अपने पास टोटल थे 45 दिन। 45 दिन के अंदर पूरा पेपर करवाना था, पूरा फर्स्ट पेपर तैयार करना था। तब उस वक्त यूट्यूब पे किसी ने नहीं करवाया था, XYZ किसी ने भी नहीं करवाया। उस वक्त ऋचा मैडम के साथ में जो है, ऋचा मैडम के साथ में हमने 40-45 पेपर तैयार किए और पर डे क्लास ली थी। और क्यों ली? क्योंकि उस वक्त आप लगभग 1000+ स्टूडेंट जो है वो पढ़ना चाहते थे। बोला सर हम पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ाओ सर। आप मतलब उस वक्त आप जब खुश प्रसन्न होते हैं तो भगवान वगैरह वगैरह क्या कह देते हो, लेकिन वो सब फालतू बातें हैं। हमने ईमानदारी से स्टूडेंट का महत्व समझा कि भाई स्टूडेंट जो हैं इनको 45 दिन के अंदर इसी तरीके से रिवीजन करवाया जा सकता है। अगर ये किताबों में खराब हो गए तो बेचारे रह जाएंगे। और उसका फीडबैक बहुत अच्छा हुआ, कई लोगों का सिलेक्शन हुआ, और बाद में उन्होंने, तो क्यों हुआ ऐसा, रेगुलरिटी क्यों आई? क्योंकि आप लोग पढ़ना चाहते थे। आप लोग पढ़ना चाहोगे तो ऑफलाइन वालों से ज्यादा समय आपको मिलेगा, ज्यादा बढ़िया तरीके से आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो फिर जो है हमें भी जो आलस्य का संचार होगा, है ना, निराशा आएगी और हताशा आएगी कि यार पढ़ नहीं रहे, और सर वो देखो फलाने कर रहे हैं ना। देखो हमसे ना तो ना दिखावा होता है, ना सिर्फ है ना ऐसी क्लासेस नहीं देने का प्रयास नहीं होता जिसका कोई फायदा नहीं, बस टाइम पास नहीं। कंटेंट वही देंगे जो पेपर में आएगा, जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ोगे और हम रेगुलर आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन। मिलेंगे कल शाम इसी वक्त।